वेलकम है सभी का हमारे इस नई वीडियो में। इसमें हम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ था ना प्रीवियस 2 मंथ्स का, वो हम लोग कवर अप करेंगे। और ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है ये अभी कंटिन्यू रहेगा। और इसमें जो भी टॉपिक्स है ना वो आपका अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बताते रहेंगे ना टॉपिक्स, और इसमें आपका जो भी हम नोट्स बोलेंगे तो वो आप नोट डाउन करते रहिएगा और अपना एक प्रिसाइज नोट बना के रखिएगा ताकि आपको रिवीजन में फर्दर हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जो चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे और वीडियोस लाता रहूँ। ठीक है, चलिए देखिए पहला हम लोग का क्या है। तो रोल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या रोल है। तो देखिए न्यूज़ में क्या था इसमें, तो रिसेंटली नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब नीति FTH, ठीक है, फ्रंटियर टेक हब रिलीज्ड अ स्ट्रेटेजिक पेपर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस एंड स्ट्रेटेजिक पेपर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, अब ये है क्या। तो क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली हम लोग का पहले इसमें देख लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में कैसे ये हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहले हाउ डज क्वांटम कंप्यूटिंग हेल्प्स इन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो हम लोग का क्रिप्टोग्राफी और साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करता है। तो देखिए एक जो क्वांटम कंप्यूटर है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, जो हम लोग का कोई भी पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम रहता है ना उसको आसानी से ब्रेक कर सकता है। ठीक है, जिससे हम लोग का जो नेशंस का जो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है ना उसको एक्सेप्ट मैंने फोर्स करता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो कोई भी अगर एल्गोरिदम्स वगैरह रहता है ना उसको ये आसानी से हम लोग का ब्रेक डाउन कर सकता है। कौन? क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है, तो पहला हम लोग का हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्लियर। ओके, अब देखिए जैसे कि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल बताया जाए ना तो नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट 2018 जो है USA का, वो एम्फोसाइज करता है कि कोई भी हम लोग का जो नेशनल सिक्योरिटी है ना वो हम लोग का PQC मतलब पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के हेल्प से उसको थ्रेट्स को रोका जा सके। ठीक है, साइबर थ्रेट को रोका जा सके। देन हम लोग का दूसरा में क्या है, कैसे हेल्प करेगा ये, तो हो गया हम लोग का इन्हांस्ड इन्हांस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग। ठीक है, अब जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना ये क्या कर सकता है, तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन रहता है या जो भी एनालिसिस किया जाता है ना उसको रिवोल्यूशनाइज करके उसको इंटेलिजेंस एनालिसिस में उसको कन्वर्ट कर सकता है। कॉम्प्लेक्स डेटा सेट से रहता है, जो भी डेटा बेस से रहता है ना उसको वो अच्छे से इंटरसेप्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और डिकोड करके उसको अनप्रेसिडेंटेड स्केल में उसको मासअप करके ना डिकोड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग का अगर इसमें एग्जांपल बोला है तो जो नेटो का 2024 स्ट्रैटेजी था ना उसमें क्या बोला गया था कि क्वांटम रेडी डिफेंस एप्लीकेशंस को रेडी करना है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग का सेंसिंग आ जाए, इमेजिंग एंड सिक्योरिंग कम्युनिकेशंस थ्रू आउट दी क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी। क्लियर। देन कम्स अपना हम लोग का देखिए मिलिट्री हार्डवेयर। मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, तो हम लोग का जो भी क्वांटम टेक्नोलॉजी है ना वो जो मटेरियल साइंस है उसको ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जिससे कि हम लोग का जो मिलिट्री हार्डवेयर, नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री हार्डवेयर है उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग का पता है कि ड्रोन्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा है ना, ड्रोन्स हो गया। ठीक है, फिर रोबोटिक सिस्टम्स हो गया, रोबोटिक सिस्टम्स हो गया, इसको जो है इनकलकेट किया जा रहा है अभी आर्मी वगैरह में, मिलिट्री में, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्या चीज़? क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लियर। नेक्स्ट कम्स हम लोग का इसको हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर करा सकता है। इकोनॉमिक वॉरफेयर, या इसको प्रिवेंट भी कर सकता है। अब इकोनॉमिक वॉरफेयर क्या हो गया, तो जो हम लोग का इंक्रिप्शन को ब्रेक करने का कैपेसिटी रखता है ना हम लोग का क्वांटम कंप्यूटर्स,
उसके कारण हम लोग क्या हो सकता है, इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा माने उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग का जो फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया ना, उसको डिस्टेबलाइज़ करके फिर हम लोग का बैंकिंग में कॉम्प्रोमाइज़ आ जाएगा, और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स है ना, उसमें हम लोग का न्यू थ्रेट वगैरह क्रिएट किया जा सकता है थ्रू क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है। फिर हम लोग का जियो पॉलिटिकल पावर भी इससे हम लोग का जियो पॉलिटिकल पावर। ठीक है। अब जिस कंट्री के पास ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग या सबसे एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर रहेगा ना, उनके पास ये एक वैल्यूएबल फीडबैक रहेगा कि वो किसी भी नेशन को ना अपने अंडर में कर सकते हैं बाय दी मतलब थ्रेट वगैरह देके कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह उसमें इशू आ सकता है। ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल बोला जाए तो चाइना का जो मिकियस सैटेलाइट है ना, जो 2016 में लॉन्च किया गया था, तो वो क्या किया था, क्वांटम को सिक्योर करके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में कर दिया था, जिसके कारण जो चाइना का बोला जाता है वन ऑफ दी सबसे सिक्योर्ड नेटवर्क है। ठीक है। उसका कोई भी जो कॉल्स वगैरह है ना, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग का अगर इसमें देखा जाए तो हाँ, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है। हर एक वीडियो में हम लोग चैलेंजेस, ठीक है, वे फॉरवर्ड और इश्यूज ये सब डिस्कस करते हैं। तो चैलेंजेस क्या होगा इसका। ठीक है। चैलेंजेस, तो सबसे पहला तो हम लोग का वर्क फोर्स का शॉर्टेज इसमें पड़ जाएगा। ठीक है। वर्क फोर्स शॉर्टेज कैसे पड़ेगा, तो देखिए हम बता रहे हैं। वर्क फोर्स शॉर्टेज, तो सिर्फ एक मतलब क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करने के लिए ना, तो कोई सिर्फ एक क्वालिफाइड क्वांटम कैंडिडेट ही इसको अवेलेबल रहेगा, ताकि वो थ्री जो भी हम लोग क्वांटम जॉब्स ओपनिंग है ना, उसको वो फुलफिल कर सके। ठीक है। फिर हम लोग का जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन आ जाता है, जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। ठीक है। देन हम लोग का आ जाता है रिसोर्स डिस्पैरिटीज़, रिसोर्स डिस्पैरिटीज़। ठीक है। रिसोर्स डिस्पैरिटीज़ में क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग का सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशंस है ना, वो लैक करने लगता है हम लोग का, क्योंकि बिकॉज मतलब कहाँ पे, लो इन्वेस्टमेंट कंट्रीज़ में, अगर इसको सही से एडवांस वे में नहीं बनाया जाए ना या रखा जाए, तो लैक करने लगेगा। ठीक है। देन कम्स हम लोग का डेटा रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें डेटा का रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्लियर हो गया। अब इसको काउंटर करने के लिए ना क्या क्या रिकमेंडेशंस हम लोग दे सकते हैं। ठीक है। रिकमेंडेशंस, अब रिकमेंडेशंस में सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। क्या चीज़, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक क्वांटम टास्क फोर्स मैंने डेडिकेटेड एक क्वांटम टास्क फोर्स इसके साथ बैठा के रखना पड़ेगा, ताकि वो ट्रैक कर सके जो भी ग्लोबल टेक प्रोग्रेस हो रहा है ना, उसको अच्छे से ट्रैक करके रखा जा सके। ठीक है। देन कम्स हम लोग का क्रिप्टो ग्राफिक इंटेलिजेंस। ठीक है। अब इसमें रेगुलर ऑडिट्स वगैरह करा के कोई भी क्वांटम रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ है ना, डिफेंस में हो, फाइनेंस में हो, या कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, उसको फिर ऑडिट वगैरह करके उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है। देन आ जाएगा हम लोग का क्वांटम वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन करने का, क्वांटम वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है। अब इसमें क्वांटम वर्कफोर्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, तो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन जो है ना, जो हायर एजुकेशन लेवल पे प्रोवाइड करा के वर्कफोर्स ट्रेनिंग दे के, ठीक है, और कोई भी हम लोग का इमिग्रेशन फॉर ग्लोबल टैलेंट होगा ना, तो उसको इमिग्रेट करा के हम लोग को इसमें वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन कराया जा सकता है। क्लियर। देन कम्स हम लोग का आ जाइए, बिल्डिंग क्वांटम इकोसिस्टम। ठीक है। अब अगर क्वांटम इकोसिस्टम रहेगा, तो जैसे कि हम लोग का यूएस में है, ठीक है, तो यूएस का जो क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्डियम है ना, वो जापान में हम लोग का जापान क्वांटम स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री अलायंस रेवोल्यूशन, तो इन लोग का मेन फोकस क्या रहता है, जो क्वांटम इंडस्ट्री है ना, उसको ग्रो करे। ठीक है।
और उससे क्या होगा, अगर हम लोग का पूरा एक कंप्लीट क्वांटम इकोसिस्टम रहेगा तो उससे हम लोग का जो एक्सेसिबिलिटी रहता है ना, वो कहीं भी किसी भी फील्ड में आसानी से हो जाएगा वो। क्लियर। उसके बाद देखिए हम लोग का फिफ्थ में बोला जा सकता है कि कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, अब किसका कोलैबोरेशन? डिफरेंट कंट्रीज़ का जो कि क्वांटम इकोसिस्टम से डील करना चाह रहे हैं ना, तो उनका कोलैबोरेशन करा के इस जो फील्ड है क्वांटम फील्ड को, इसको बहुत ही अच्छे से डेवलप कराया जा सकता है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में इसको अच्छे से यूज़ किया जा सके। क्लियर। अब देखिए हम लोग का इंडिया जो है ना, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिया है, इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया? सबसे पहला तो हम लोग का है NQM। ठीक है, NQM क्या है? नेशनल क्वांटम मिशन। अभी नेशनल क्वांटम मिशन कब का है? ये 2023 का। इसमें क्या है, तो इसका एम बेसिकली अगर बोला जाएगा ना, तो ये स्टार्ट करना, मतलब सीड करना, नर्चरिंग करना और स्केल अप करना है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ताकि हम लोग का क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है ना, इकोसिस्टम, उसको बूस्टअप किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। इसको अगर बोला जाए, इसको शॉर्ट में ना क्वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, और ये कब आया था? ये तो 2018 में आया था। क्लियर। और इसको कौन इनिशिएट किया था? तो DST इनिशिएट किया था। इसका एम क्या था? तो कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा के ना, एक्टिविटीज़ से हम लोग का जो नेशनल क्वांटम लैब्स है उसको फंडिंग करा के उसको प्रोग्रेस में अच्छे से डेवलप कराया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग का हाँ, यही है हम लोग का, ये एक है क्वांटम एकेडमिक रिसर्च। ठीक है, क्वांटम एकेडमिक रिसर्च एंड इनोवेशन हब। ठीक है, अब ये क्या है? तो IISc बैंगलोर है ना, IISc बैंगलोर, ये क्या किया है? तो एक डेडिकेटेड ना होस्ट सेंटर डेवलप किया है, फोकस जिसका क्या मेन फोकस है, क्वांटम एल्गोरिदम्स कैसे होता है, इंफॉर्मेशन थ्योरी कैसे किया, मैंने कैसे क्या किया जाएगा, और कोई भी एरर करेक्शन है ना, वो सब कैसे किया जाएगा। तो ये हम लोग का बैंगलोर, IISc बैंगलोर है, ये इसको डेवलप किया है। ठीक है, देन हम लोग का आ जाता है IIT मद्रास। IIT मद्रास। ठीक है, अब ये क्या किया है? IIT मद्रास भी एक सेंटर फॉर क्वांटम इंफॉर्मेशन को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा? तो कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटिंग वगैरह पे फोकस किया जाएगा। क्लियर हो गया? बस इसमें फ़िलहाल यही है हम लोग का, जो इंडिया है ना, ये सब इनिशिएटिव्स लिया। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग का नेक्स्ट में क्या है? देखिए, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र। ठीक है, 2024। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI has released new data indicating significant shifts in global arms transfer between 2020 and 2024। ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस हम लोग का ये क्या किया है, एक सिप्री के बारे में देख लेते हैं पहले, सिप्री है क्या ये? तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और ये किस में है? तो ये डेडिकेटेड है फॉर रिसर्च इन कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, डेडिकेटेड रिसर्च करता है किस चीज़ में? कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आर्म्स, आर्म्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आर्म्स कंट्रोल। ठीक है, और एंड डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट। क्लियर हो गया? सिप्री का ये काम है। अब इसमें इंडिया क्या है, इंडिया के बारे में एक बार देख लेते हैं, आर्म्स से रिलेटेड ना, इंडिया
का क्या इंडिया में क्या क्या फीचर्स हैं आर्म्स से रिलेटेड। तो बोला जा सकता है इंडिया जो है ना, इसका रैंकिंग हम लोग का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। ठीक है, आर्म्स इंपोर्टर है। ठीक है, और इससे पहले कौन है? तो यूक्रेन फर्स्ट पे है, यूक्रेन। ठीक है, ये फर्स्ट पे है। उसके बाद जो हम लोग का आर्म्स इंपोर्ट हो रहा है ना, वो 9.3% अभी गिर चुका है 2015, मतलब 15 से 19 अगर देखा जाए ना, वो 5 साल में, और 2020 से 2024 तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग का प्रोडक्शन जो है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म्स इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। रीज़न क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का सबसे मतलब जो सप्लायर है ना, तो टॉप में सप्लायर कौन है हम लोग का? रशिया। ठीक है, की सप्लायर बोला जा सकता है, की सप्लायर है। ठीक है, आर्म्स का। बट क्या कर रहा है यहाँ पे इंडिया जो है ना, डाइवर्सिफाइंग कर रहा है, मतलब कि हम लोग का रशिया से भी ले रहा है, और कौन कौन किससे किससे खरीद रहा है इंडिया आर्म्स? तो फ्रांस। ठीक है, और हम लोग का जी इसराइल। ठीक है, और यूएस। ठीक है, लेकिन रशिया जो है की सप्लायर है। क्लियर हो गया? अब जो यूएस है, ये क्या किया ना अभी, इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब आर्म सप्लाई किया, और इसका जो शेयर है 43% बढ़ चुका है ये। क्लियर हो गया? और जो रशिया का जो एक्सपोर्ट है ना, वो 64% गिर चुका है। रशिया जो हम लोग को दे रहा है, ये 64% कम हो गया है। ठीक है, और अब रशिया से ज़्यादा क्या हो रहा है? फ्रांस जो है ना, फ्रांस का ऑलमोस्ट ये नहीं, फ्रांस अभी सेकेंड नंबर पे आ जा रहा है एक्सपोर्टर में, और रशिया थर्ड नंबर पे आ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट करने में। क्लियर हो गया? तो बस इसमें फ़िलहाल इतना ही था। उसके बाद आ जाइए अपना, हम्म, देखिए स्मगलिंग ऑफ गोल्ड इन इंडिया। तो एक एक्टर जो है ना, रिसेंटली उनको अरेस्ट किया गया है फॉर स्मगलिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब वो एक्टर का नाम यहाँ पे लिया नहीं जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो स्मगलिंग होता क्या है? तो स्मगलिंग ऑफ गोल्ड क्या होता है? ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, मनी को ब्लैक से वाइट में किया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है ये। और इसमें जो है ना, जो कंट्रीज़ का फॉरेन एक्सचेंज है वो कम होता है। ठीक है, तो स्मगलिंग से मेन क्या क्या इश्यूज आता है? तो अगर इसमें बोला जाए तो ये एक फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेंथेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है हम लोग का स्मगलिंग के कारण? तो जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कंट्री का रहता है ना, वो डिक्लाइन होता है, कंट्री का डिक्लाइन हो जाता है ये। ठीक है, मतलब कि कम होता है। उसका देखिए इंडिया जो है ना, हम लोग का ये मेजर डेस्टिनेशन है हम लोग का गोल्ड इंपोर्ट्स में। ठीक है, विथ गोल्ड एंड सिल्वर जो कि ओरिजिनेट होता है गल्फ स्टेट से, जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, जहाँ पे मेटल सोर्स हम लोग का जो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो है ना लो प्राइस पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लोअर टैक्सेस। तो ये हम लोग का बोलिए स्मगलिंग यहाँ पे बेसिकली क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे इलिसिट गोल्ड, ऐसे लिखिए, इलिसिट गोल्ड इम्पोर्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा, कहाँ से किया जाता है? तो हम लोग का ये गल्फ स्टेट से, फ्रॉम गल्फ स्टेट से। ठीक है, गल्फ स्टेट्स में क्या क्या आ जाता है? यूएई हो गया। ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, ये सब। और क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोअर प्राइसेस पे अवेलेबल रहता है, बिकॉज ऑफ लो टैक्स, बिकॉज ऑफ लो
टैक्स। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का इसमें और क्या आ जाएगा, हाँ, अब इसको जो है ना हम लोग का जो स्मगलिंग को रोकने के लिए कौन सा बॉडी है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो डायरेक्टोरेट डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको डीआरआई बोला जाता है। अब डीआरआई का काम क्या है, तो ये एक एपेक्स एंटी स्मगलिंग बॉडी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। ये एपेक्स एंटी स्मगलिंग बॉडी है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या क्या लॉज है जो स्मगलिंग ऑफ गोल्ड इंडिया में रोकता है। तो सबसे पहला, इधर आ जाइए, क्या क्या लॉज है। तो पहला लॉ हो गया हम लोग का कस्टम्स एक्ट, ठीक है, 1962। अब इसमें क्या है, तो ये प्रोहिबिट करता है इलीगल इंपोर्ट ऑफ गोल्ड विदाउट प्रॉपर डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर कोई आदमी प्रॉपर डिक्लेरेशन करके या पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटीज़ देके इंपोर्ट कर रहा है गोल्ड को ना, तो वो इसके अंडर में हम लोग को मैंने उनको फाइन्स वगैरह या और जेल वगैरह भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। और हम लोग का फिर सेकेंड आ जाता है, इसी के अंडर में एक हम लोग क्या है, बैगेज रूल, बैगेज रूल्स 2016। इसमें क्या है, तो कस्टम ड्यूटी कोई भी गोल्ड रेंज रहेगा ना 3 to 10% का अगर रहेगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी 3 to 10% देना पड़ेगा। वेट जो भी एक मैंने मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर रहा है ना, उस पर 3 to 10% का कस्टम ड्यूटी कैरी देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोग का आ जाता है सेकेंड नंबर में ना, BNS, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023। अब इसमें क्या मेंशन्ड है, तो स्मगलिंग के लिए बोला गया कि ये पनिशेबल ऑफेंस है ये, ठीक है। कोई भी अगर स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा जा रहा है तो पनिशेबल रहेगा अंडर विच ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और BNS में स्मगलिंग को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोला गया, ठीक है। स्मगलिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्लियर हो गया। और इसमें ट्रैफिकिंग जो पनिशमेंट मिलेगा ना, किस में मिलेगा, तो ट्रैफिकिंग ऑफ इलिसिट गुड्स के अंडर में पनिशमेंट मिलेगा। और इम्प्रिजनमेंट एटलीस्ट 5 years का इम्प्रिजनमेंट रहेगा, और जो कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल सकता है। क्लियर। और एक हम लोग का थर्ड है, आ जाइए, द अनलॉफुल, ठीक है, एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। क्लियर हो गया। ये हम लोग का UAPA और कब का, ये 1967। क्लियर हो गया। इसको शॉर्ट में UAPA बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें बोला गया कि स्मगलिंग इज, ठीक है, और टेररिस्ट एक्ट, इसमें स्मगलिंग को टेररिस्ट एक्ट बोला गया। क्लियर हुआ। और अगर ये हो रहा है तो इसके कारण क्या हो रहा है, कोई भी हम लोग का मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंडिया है ना, इंडिया का जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको डैमेज पहुंचता है, इसलिए इसको टेररिस्ट एक्ट मेंशन किया गया, किसमें, UAPA 1967 में। क्लियर हो गया। अब अगर बोला जाए ना, अगर रूट्स देखा जाए कि कैसे ये रूट जो है ना कैसे ट्रैवल करता है, स्मगलिंग कैसे होता है, तो लैंड रूट से, ठीक है, रूट्स ऑफ स्मगलिंग, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या है, लैंड रूट, ठीक है। लैंड रूट में क्या हो जाता है, जैसे कि जो पोरस बॉर्डर्स रहता है ना, जहाँ पे सिर्फ वायर से फेंसिंग वगैरह किया गया, वहाँ पे हम लोग का ये सबसे ज़्यादा स्मगलिंग देखा जाता है। जैसे कि हम लोग का मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, क्योंकि इनका जो प्रॉक्सिमिटी बॉर्डर्स है ना, ये अटैच्ड है, और यहाँ पे मैंने हॉटस्पॉट बन जाता है फॉर गोल्ड ट्रैफिकिंग। क्लियर हो गया। और अगर एयर रूट में देखा जाए, ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके, आप लोग देखेंगे बहुत सारे वीडियोस में आता है कि अलग अलग टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके ना एयर के थ्रू भी गोल्ड का स्मगलिंग होता है। फिर अगर बोट में देखा जाए, थ्रू बोट या सी रूट,
तो ये बोला जाता है ना कि सबसे लेस सर्विल्ड कोस्ट रहता है, ठीक है, मतलब इसमें कि बहुत ही कम चांस रहता है पकड़ाने का। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग का बोला जाता है ना कि गोल्ड का स्मगलिंग होता है थ्रू सी रूट ही होता है। क्लियर हो गया? तो बस फिलहाल इतना ही था इसमें। उसके बाद आइए हम लोग का नेक्स्ट क्या है, देखिए, सी डॉट त्रिनेत्रा। अब ये क्या है, तो इसमें न्यूज़ में क्यों था, एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर केरला पुलिस टू स्ट्रेंथन डिजिटल सिक्योरिटी। ठीक है। अब ये सी डॉट है क्या, तो ये हम लोग का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स में बेस्ड है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। तो इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, बेस्ड ऑन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, जो कि सी डॉट है, त्रिनेत्रा नेत्रा प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया? उसका देखिए जो सी डॉट है ना, ये एक्चुअल में हम लोग का ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। क्लियर हो गया? और ये किसके अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में आता है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में, ठीक है। अब ये सी डॉट त्रिनेत्रा तब से बोल रहे हैं, ये है क्या एक्चुअल में, तो ये देखिए एक हम लोग का एआई पावर्ड, ऐसे लिखिए, सी डॉट त्रिनेत्रा, ये है क्या, तो ये एक एआई पावर्ड, ठीक है, इंडिजिनस इंडिजिनस साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्या है ये, साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, तो टू मीट दी साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस, जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफेंसेस वगैरह होगा ना, उसको मीट करने का। और ये हेल्प करता है कोई भी अगर एंड पॉइंट्स है या नेटवर्क ट्रैफिकिंग हो रहा है ना, और यूज़र बिहेवियर ये सब वगैरह चेक करता है, कोई भी अगर साइबर रिस्क है तो उसको मिटिगेट करके उसको ख़त्म करता है, ठीक है। त्रिनेत्र ये है, तो हम लोग का केरला पुलिस जो है इसको लॉन्च किया। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का मिसाइल गांडीवा, ठीक है। अब यह है क्या, तो इसको सबसे पहले तो देखिए न्यूज़ में क्यों था, डीआरडीओ हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड इट्स एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी एज गांडीवा। अब इसका एक बार की फीचर देख लेते हैं, ये हम लोग का गांडीवा, या ऐसे लिखिए, यह हम लोग का एस्ट्रा मार्क 3 है ये, ठीक है। अब यह है क्या, तो ये हम लोग का एस्ट्रा सीरीज़ का ना नेक्स्ट लाइन हम लोग का मार्क 1 और 2 से इसका प्रेडिसेसर है, क्योंकि मार्क 3 है ये, और मार्क 1 और 2 का प्रेडिसेसर हो गया ये। और ये हम लोग का जो है ना नेक्स्ट लेवल का हम लोग का बहुत ही माने एडवांस फॉर्म ऑफ मिसाइल है ये। क्लियर हो गया? मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इसका प्रोपल्सन सिस्टम अगर बुलाया तो प्रोपल्सन सिस्टम इसका कैसा है वो देख लेते हैं। प्रोपल्सन सिस्टम, तो ये सॉलिड फ्यूल से सॉलिड फ्यूल से पावर्ड है, ठीक है। और डक्टेड रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम, प्रोपल्सन सिस्टम, ठीक है। और इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में, मतलब एकदम हाई एंड टेक्नोलॉजी है इसमें, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एज एन ऑक्सीडाइजर यूज़ करता है, ठीक है, अपना फ्यूल को बर्न करने के लिए। और इसका अगर स्पीड बोला जाए, स्पीड कितना है इसका, तो मार्क 4.5 इसका स्पीड देखा गया, ठीक है, जो कि हम लोग का एक्सटेंड किया जा सकता है रेंज कितना तक, 300 से 350 किलोमीटर्स तक का इसका रेंज है। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है हम लोग का, देखिए नेक्स्ट अश्विनी। अश्विनी क्या है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्ड अ कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड,
ठीक है। फॉर लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार LLTR अश्विनी फॉर द इंडियन एयरफोर्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अश्विनी के बारे में एक बार देख लेते हैं। अश्विनी, अश्विनी क्या है यहाँ पे, तो ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड फेज्ड है। ठीक है, ये क्या है, तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स फेज्ड एरे रडार बेस्ड सिस्टम है ये। ठीक है, जो क्या करता है, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी। अब ये कौन डेवलप किया है, तो इंडिजिनसली डेवलप हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट DRDO के। कौन इस्टेब्लिश किया है, तो इसको DRDO इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और इसका अगर की फीचर्स अगर देखा जाए, आ जाइए की फीचर्स पे। की फीचर्स क्या है, तो कोई भी अगर एरियल टारगेट है ना, उसको ये ट्रैक कर सकता है। ठीक है, कोई भी अगर हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है या स्लो मूविंग टारगेट आ रहा है ना, सच एज एंड ड्रोन्स वगैरह रहता है, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स हो गया या हेलीकॉप्टर्स हो गया, उसको ये ट्रैक कर सकता है। और इसका इंस्ट्रूमेंटल रेंज कितना तक का रहेगा, तो सबसे पहले तो ये ट्रैक करेगा। ठीक है, कोई भी हाई स्पीड, हाई और लो स्पीड एरियल टारगेट। ठीक है, और इसका रेंज कितना है, तो 200 किलोमीटर्स के अंडर में कोई भी अगर टारगेट रहेगा ना, उसको ये ट्रैक कर सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आइए, सोनिक वेपन। सोनिक वेपन क्या है अब ये, तो जो सर्बिया है, देखिए न्यूज़ में क्यों था, सर्बिया डिनाइड यूजिंग अ बैंड सोनिक वेपन टू डिस्पर्स प्रोटेस्टर्स इन बेलग्रेड। ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखिए सोनिक वेपन के बारे में देख लेते हैं, सोनिक वेपन है क्या, सोनिक वेपन्स। ठीक है, तो ये हम लोग का एकॉस्टिक वेपन, इसको जो है ना, इसका दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं कि ये एकॉस्टिक वेपन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एकॉस्टिक वेपन। अब ये है क्या, तो ये हम लोग का एक टाइप ऑफ डिवाइस होता है, सोनिक वेव्स आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही लाउड साउंड जो है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये डिलीवर कर सकता है। और इसको यूज़ कैसे किया जाता है, तो एज अ वॉइस एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, जिससे कि डिलीवर वॉइस मैसेजेस को हम लोग को इसमें डिलीवर किया जा सके। क्लियर। और इसका वर्किंग कैसे वर्क करता है ये, तो हंड्रेड्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसडक्टर्स रहता है। ठीक है, मॉडर्न ट्रांसड्यूसर्स रहता है। अब ये क्या काम, ये ट्रांसड्यूसर्स क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और उसमें क्या करता है, एम्पलीफाइड साउंड में, हाईली कंसनट्रेटेड ऑफ एम्पलीफाइड साउंड निकलता है इसमें। ठीक है, और ये एक नैरो बीम पे फोकस करके फिर एक स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंचाता है। जैसे कि सपोज ये हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग का जो नैरो बीम ऑफ साउंड्स है ना, इसको क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आके फिर ये यहाँ से जो रिसीवर रहता है ना, यहाँ पे आके ये इसको जाके यहाँ रिसीवर के पास साउंड पहुँचा देगा। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर्स होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसका इम्पैक्ट कैसा है, तो हम लोग का सबसे पहला तो टिनिटस इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इसका कैसा रहता है, तो टिनिटस, ये एक टर्म याद रखिएगा, टिनिटस। ये क्या है, तो हम लोग का एक रिंगिंग या बजिंग जैसा साउंड कान में आता है। ठीक है, कोई भी अगर एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, ठीक है, तो इसके कारण हम लोग का हियरिंग लॉस वगैरह भी होने का चांसेस रहता है। बजिंग साउंड आप लोगों को कभी कभी बीच बीच में सुनाई भी देता हो कान वान में ना, तो उसको टिनिटस बोला जाता है। तो इसका इम्पैक्ट है। ठीक है, अब आइए हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है, गोल्डन डोम। गोल्डन डोम क्या है, तो US हैज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अभी गोल्डन डोम है क्या, तो एक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है USA का। ठीक है, और इसका मेन काम क्या रहता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है कोई भी बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक या क्रूज मिसाइल हो गया ना, उस एरियल अटैक से ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, गोल्डन डोम डोम का यही काम रहता है। उसके बाद इसका किससे इंस्पायर हुआ है, तो जो इसराइल का आयरन डोम है ना, मिसाइल सिस्टम, उससे ये इंस्पायर हुआ है। अब आयरन डोम क्या है, तो ये एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि शॉर्ट रेंज ऑफ थ्रेट से लड़ने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, इसराइल के पास क्या है, इसराइल के पास क्या है, आयरन डोम है। ठीक है, आयरन डोम। और अब US क्या बोल रहा है कि वो गोल्डन डोम बनाएगा। ठीक है,
इसका क्या है, ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये थोड़ा सा लार्ज रेंज का रहेगा ये। क्लियर हो गया, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म रहेगा एज़ कम्पेयर टू आयरन डोम। तो जो इस यूएस जो गोल्डन डोम बना रहा है ना, वो किससे इंस्पायर्ड होकर बना रहा है, तो वो इसराइल के आयरन डोम से इंस्पायर होकर बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग का, ओके, अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है, 1 सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है, तो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। तो क्या, लिथुआनिया विथड्रू फ्रॉम कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर नेबरिंग रशिया, ठीक है। रशिया से उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इसलिए लिथुआनिया है ना, वो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन से वो हट गया। क्लियर। अब ये है क्या, तो पहले सबसे पहले तो देख लेते हैं जो क्लस्टर म्यूनिशंस है ना, ये क्या होता है। तो क्लस्टर म्यूनिशंस क्या होता है ना, इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये न्यूमरस स्मॉलर एक्सप्लोसिव सब मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स में ना ये एक्सप्लोड करता है, ठीक है। और बोला जाता है बॉम्बलेट्स भी, जैसे सपोज एक ये इतना बड़ा सा कुछ बॉम्ब जैसा, ठीक है, एमिनेशन है, ये जब ब्लास्ट करेगा ना तो इसमें से बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स निकलेगा, ठीक है, इस टाइप का। तो ये होता है हम लोग का क्लस्टर म्यूनिशंस। क्लियर हो गया। अब अगर बोला है तो ये जो हम लोग क्लस्टर म्यूनिशंस जो हम लोग कन्वेंशन है ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं सीसीएम के बारे में। तो सीसीएम क्या हम लोग का, तो सबसे पहला तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी। क्लियर हो गया। किस चीज़ का इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट्स क्या चीज़, यूज़, ठीक है, स्टोरेज, प्रोडक्शन, ठीक है, एंड ट्रांसफ़र, क्या चीज़ का, ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस, ठीक है। और इसमें ये जो है ना, ये किसका आउटकम है, तो बोला जा सकता है ये ऑस्लो कन्वेंशन एक हुआ था, ऑस्लो कन्वेंशन। कब हुआ था ये, ऑस्लो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, ठीक है, ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। कब हुआ था ये, 2007 में हुआ था, ठीक है। तो इसका आउटकम है हम लोग का सीसीएम। उसके बाद ये अडॉप्ट कब हुआ था, तो 2008 में। और फोर्स में कब आया था, केम इन टू फोर्स 1 साल बाद, ठीक है, केम इन टू फोर्स इन 2009। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका जो है ना इंडिया पार्ट नहीं है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, ठीक है, ऑफ सीसीएम। और कोई दूसरा और कुछ कंट्रीज़ भी है, जैसे कि हम लोग का देखिए रशिया, रशिया इसका सिग्नेटरी पार्ट नहीं है, ठीक है। देन चाइना एंड यूएस। क्लियर हो गया, ये सब इसका पार्टी नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाइए, बस इसमें फ़िलहाल इतना ही है। और तो अभी कौन ये विद्रोह किया अपना मेंबरशिप, तो लिथुआनिया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए हम लोग का कुछ एक्सरसाइजेस था जो न्यूज़ में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, एक्सरसाइज इंद्र, ये हम लोग का कौन सा एडिशन हुआ है, तो ये 14th एडिशन हुआ है इंद्र का, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है ये, तो चेन्नई में हो रहा है, ठीक है। इसका अगर टाइम पीरियड बोला जाए तो कब से कब तक था ये, मार्च के 28 मार्च 2025 से लेके अप्रैल 02, ठीक है, 2 अप्रैल 2025 तक हुआ था ये। क्लियर हो गया। और इसके बारे में देख लेते हैं, तो ये हम लोग का बाईलैटरल एक्सरसाइज है। बाईलैटरल क्या होता है, मतलब कि हम लोग का दो कंट्रीज इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, बाई लैटरल एक्सरसाइज है। तो इसमें कौन कौन सा कंट्री होगा, एक हो गया इंडिया और एक हो गया हम लोग का रशिया, ठीक है। और ये कब से हो रहा है, तो ये सिंस 2003 से हो रहा है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का ये, हाँ, ये कितने फेजेस में होता है, तो 2 फेजेस में ये, टू टू फेजेस में ये एक्सरसाइज टेक प्लेस करता है। एक तो होता है हम लोग का हार्बर फेज, ठीक है, हार्बर फेज। अब हार्बर फेज हम लोग कहाँ पे हो रहा है, तो चेन्नई पे। क्लियर। अच्छा, और दूसरा फेज हम लोग का रहता है सी फेज। अब ये सी है तो कहाँ पे होगा ये, बे ऑफ बंगाल में, बगल में जो, ठीक है, बे
ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद बस ठीक है, इसमें फ़िलहाल यही है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज हम लोग का प्रचंड प्रहार। ठीक है, अब ये प्रचंड प्रहार क्या है, तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्स का एक्सरसाइज है। किसका है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, तो आर्मी, ठीक है, देन कम्स नेवी, ठीक है, एंड एयरफोर्स। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग का, और इसमें हाँ, ये कहाँ पे हो रहा है, टेक प्लेस कहाँ कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हुआ? अच्छा, और इसके बारे में अगर बोला जाए तो मेन इसका काम क्या है, तो जो भी एग्जीक्यूशन हो ना, तीनों आर्म फोर्सेस को मिलके जो भी एग्जीक्यूशन कराया जाए तो वो सही से एग्जीक्यूट हो, इसलिए ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो रहा है कौन सा, प्रचंड प्रहार। प्रहार हो रहा है मतलब तीनों फोर्स इंगेज रहेगा, तो इस हिसाब से याद करके रखिएगा। ठीक है, और इंदिरा मतलब इंडिया और रशिया, याद रखिएगा ऐसे। क्लियर? ओके, इसके बाद आता है हम लोग का एक्सरसाइज वरुण। ठीक है, वरुण के बारे में देखा जाए तो ये हम लोग का बाईलैटरल, हाँ, ये हम लोग का बाई लैटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, अब बाईलैटरल है तो इसमें कौन कौन सा इसमें आएगा, कंट्रीज आएगा, तो इसमें इंडिया और फ्रांस। ठीक है, ये दो आता है। इसका अगर लोकेशन बोला जाए तो ये कहाँ हो रहा है हम लोग का, अरेबियन सी में, अरेबियन सी, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज है ये। क्लियर? उसके बाद आ जाइए इसका एम क्या है, तो वही सेम चीज़, इंडिया और फ्रांस का जो नेवी है ना, दोनों का जॉइंट अगर कहीं पे हम लोग का कॉम्बैट वगैरह करना हुआ, या हम लोग का मैरी टाइम में कुछ भी इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज़ का जो नेवी है कैसे मिलके उसको ठीक करेगा। क्लियर? और इसमें हाँ, एक मॉक ड्रिल भी इसमें कंडक्ट कराया गया, जो कि एयर टू एयर फ्रेंच रफाल जो है ना, फ्रेंच का जो रफाल है, ठीक है, फ्रांस का फ्रेंच रफाल, और हम लोग का एम, एंड इंडिया का क्या है, इंडियन मिग 29। ठीक है, इन दोनों के बीच एयर टू एयर हम लोग का ड्रिल भी कराया गया। क्लियर? उसके बाद आइए हम लोग का एक्सरसाइज बोंगो सागर। ठीक है, नाम से पता चला बोंगो सागर मतलब इसमें बांग्लादेश इन्वॉल्व होगा, तो ये भी हम लोग का बाईलैटरल एक्सरसाइज है। और ये किसके किसके बीच में होगा हम लोग का, सबसे पहला तो नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, और इसमें हम लोग का इंडिया एंड बांग्लादेश इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ हो रहा है, तो हम लोग का बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और हम लोग का जैसे बंगो सागर हो गया ना बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ और एक हम लोग एक्सरसाइज होता है जिसको बोला जाता है एक्सरसाइज संप्रीति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक्सरसाइज संप्रीति। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये तो हम लोग का नेवल एक्सरसाइज था, ये हम लोग का है क्या बोला जाएगा इसको, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद इसका मेन काम क्या है, तो वही काउंटर टेररिज्म से फाइट करना। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा या डिजास्टर वगैरह आ रहा है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स करना और मिलिट्री का कोऑपरेशन कैसा होगा, वो सब हम लोग का इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अपना एक्सरसाइज खंजर। तो खंजर हम लोग का ये कहाँ हुआ है, अच्छा, खंजर का पहले ये कौन सा एडिशन है वो एक बार देख लीजिए, तो ये हम लोग का 12th एडिशन है, 12th एडिशन हुआ था। ठीक है, 2025 में। और ये कहाँ हो रहा है, तो हो रहा है हम लोग का किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान में हो रहा है। और ये हम लोग का जो है ना, इंडिया और किर्गिस्तान का जो स्पेशल फोर्सेज है उनके बीच का एक्सरसाइज होता है ये। ठीक है, तो बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान। ठीक है, और इसका वही सेम, इसका एम क्या हो गया,
तो टेररिज्म से फाइट करना, ठीक है। काउंटर टेररिज्म और स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन दोनों कंट्री मिलकर कैसे क्या कराया जाएगा वो है, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग का क्या है, एक्सरसाइज टॉपिक्स। तो टॉपिक्स क्या हो गया हम लोग का, 3 मंथ्स के लिए ये कंडक्ट कराया गया था, कब से कब तक, जनवरी टू मार्च 25, ठीक है, 2025। उसके बाद आ जाइए, ये हम लोग का इंडियन नेवी का जो है ना, नेवल एक्सरसाइज है ये, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। और ये बाई एनियल वॉर एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका एम क्या है, तो इंडियन नेवी को और जो एयरफोर्स हो गया या इंडियन आर्मी हो गया, सबको ये रेडी कराने के लिए अगर कोई भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ रहा है तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हम लोग का, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। अब डेजर्ट हंट हम लोग का आ जाइए, तो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है ये, ठीक है, एयरफोर्स का है। और इसमें हम लोग का, हाँ, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको ना, ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स, ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस क्या हो गया, तो हम लोग का इंडियन आर्मी का जो पैरा कमांडोज रहते हैं ना, इसमें तो पैरा कमांडोज, ठीक है। और हम लोग का नेवी का कमांडोज, नेवी के कमांडोज, ठीक है। और एयरफोर्स के कमांडोज, एयरफोर्स के, ऐसे लिखिए, आर्मी कमांडोज, ठीक है। और एयरफोर्स के कमांडोज, तीनों का ना अलग अलग नाम दिया गया है। इनको पैरा कमांडो बोला जाता है, इनको मार्कोस बोला जाता है, ठीक है, मार्कोस। और इस जो एयरफोर्स के जो कमांडोज रहते हैं ना, उनको क्या, गरुड़, ठीक है, हाँ, गरुड़, गरुड़ बोला जाता है, ठीक है, गरुड़ स्पेशल फोर्सेस बोला जाता है। तो ये तीनों जो है ना, ये मिलके ये एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है, डेजर्ट हंट, क्लियर हो गया। और आज ये अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, हम लोग का एक्सरसाइज इनियोकॉस। तो इनियोकॉस ये किसका है हम लोग का, तो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है ये, एयर एक्सरसाइज, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये एनुअली होता है, ठीक है, एनुअल मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, फिर हो गया। जो इसको कौन करता है, तो होस्टेड बाय, ग्रीस में हो रहा है तो कौन करेगा, ग्रीस हेलेनिक, ठीक है, हेलेनिक एयर फोर्सेस, क्लियर हो गया। और इसका मेन वही, अब इसका अगर एम बोला जाए तो वही, जो टैक्टिकल नॉलेज वगैरह है ना, या कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन बन रहा है तो उसमें कैसे कॉम्बैट वगैरह किया जाएगा और कैसे उसको काउंटर किया जाएगा, ठीक है, वो सब इसमें हम लोग का प्रैक्टिस कराया जाता है, क्लियर हो गया। तो बस ये इतना ही है, हम लोग का सिक्योरिटी वाला कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।